नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, अगर चुनावी राजनीति में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अगर प्लान अच्छा है, प्लान बेहतर है, तो फिर नतीजे भी अच्छे हैं, बेहतर हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कांग्रेस की कर्नाटक जीत, हिमाचल जीत, तेलंगाना की सबसे ताज़ा जीत। गुड प्लानिंग, गुड रिजल्ट्स। लेकिन अगर बैड प्लान है, अगर प्लान खराब है, कमजोर है, बागडोर गलत हाथों में, कमजोर हाथों में, तो फिर वैसा ही होगा जो कमलनाथ के चलते मध्य प्रदेश में हुआ, या सचिन पायलट और अशोक गहलोत के चक्कर में, झगड़े में राजस्थान जैसे डूब गया। अब इन्हीं नाकामियों से सबक लेकर कांग्रेस ने इस बार बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग की, बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च की है। और इस रिसर्च के बाद आज उन्होंने ऐलान किया कि राहुल गांधी अब अपनी दूसरी बड़ी यात्रा करेंगे 14 जनवरी से। जी हाँ, कुछ ही दिन बाद 14 जनवरी से राहुल गांधी ईस्ट टू वेस्ट, मणिपुर से मुंबई तक 6200 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। और ये जो यात्रा है, चुनाव के दौरान, फाइनल के दौरान है तो चुनावी यात्रा, लेकिन इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी एक बहुत बड़ा टारगेट लेके चले। एक ऐसा टारगेट लेके चले हैं कि अगर उन्होंने अचीव कर लिया तो ये जो नतीजा है फाइनल का, इसमें उलटफेर भी हो सकती है। और ये जो टारगेट है, इसको लेकर बीजेपी में अभी से हड़कंप है, अभी से बेचैनी है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक न्याय यात्रा पर निकल रहे राहुल गांधी, और पहला जो शुरुआत है वो मणिपुर से लेकर के मुंबई तक जाएंगे। इसमें हमें क्या मतलब, वो न्याय यात्रा निकालें, पार्थ यात्रा निकालें, ज्ञान यात्रा निकालें, ये जो यात्रा निकालना हो वो यात्रा निकाल लें। ध्यान भटकाने आ गए, जाति और क्षेत्र के नाम पे बांटने के लिए आ गए। ये तो बांटने वाले हैं, जोड़ने वाले नहीं हैं। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या राहुल गांधी का जो टारगेट है, या राहुल गांधी का जो फोकस है इस यात्रा में, क्या इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी मोदी के हाथ से उन सीटों को छीन सकते हैं जो थोड़ी मेहनत करके वाकई जीती जा सकती हैं? और क्या ये टारगेट अगर राहुल गांधी अचीव कर लेते हैं तो भारी उलटफेर होगा? और इसी टारगेट को लेकर, उनके इसी फोकस को लेकर, ये जो कम अंतर की सीटें हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या बाकी स्टेट हो, जो कम अंतर की सीटें हैं, अगर इन सीटों को वाकई इस यात्रा में वो फोकस करते हैं और जीत लेते हैं, तो क्या इसी फोकस को लेकर मोदी और शाह सच में बेचैन हैं? और इसी कड़ी में सबसे अहम सवाल, सबसे बड़ा सवाल, द बिग क्वेश्चन, और बिग क्वेश्चन ये कि क्या राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए अगर 30-40 सीटें छीन लेते हैं नरेंद्र मोदी के झोली से, एक्स्ट्रा सीटें छीन लेते हैं 2019 और 14 की तुलना में, तो क्या ये जो 30-40 सीटें हैं ये 2024 के फाइनल में भारी उलटफेर कर सकती हैं? और क्या इसी को लेकर मोदी और उनके चाणक्य परेशान हैं? अब दोस्तों, कई अहम जानकारियां आज मैं साझा करने जा रहा हूं आपसे, और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि राहुल गांधी का जो असली फोकस है, टीम राहुल गांधी का और उनके जो स्ट्रैटेजिस्ट है, उनका जो असली फोकस है 2024 के फाइनल में और इस यात्रा के दौरान जिन सीटों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, जहां पर कम अंतर से हार हुई कांग्रेस की पिछली बार 2019 में या 2014 में, क्या उन सीटों पर मेहनत करके उनको जीता जा सकता है? क्या ये जो टारगेट है ये अचीवेबल है? क्या ये मुमकिन है? ऐसा हो सकता है? और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये अगर मुमकिन हुआ तो फिर एक भारी उलटफेर उसका आप इंतजार कर सकते हैं 2024 के फाइनल में, जिसको लेकर मोदी और शाह थोड़ा थोड़ा घबराए हुए हैं। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं, मुझे आप 2 सेकंड दीजिए। ये जो भारत न्याय यात्रा है, जरा सा इसको रिकैप कर दूं, इसके शेड्यूल को जरा सा रिकैप कर दूं, और फिर असली खबर में बढ़ते हैं। अब दोस्तों, ये जो यात्रा है 14 जनवरी को शुरू हुई है, एक शुभ तारीख तय की गई है,
और 14 जनवरी को मणिपुर से इसलिए शुरू हो रही क्योंकि मणिपुर आप जानते हैं वहाँ पर मोदी सरकार, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी साख सब कुछ दांव पे लगी और फेल हुई देश की नज़रों में, दुनिया की नज़रों में। तो मणिपुर एक ऐसा आप कह सकते हैं हॉट स्पॉट है जहाँ से यात्रा शुरू की जा रही है मोदी सरकार को आईना दिखाने के लिए। 20 मार्च तक चलेगी, मुंबई में आके ख़त्म होगी और मुंबई में शरद पवार और उद्धव ठाकरे राहुल गांधी का इंतज़ार करेंगे, उनके साथी हैं जिनके साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं। और महाराष्ट्र बहुत मजबूत गढ़ है। 6200 किलोमीटर की यात्रा है ईस्ट टू वेस्ट। मैंने पहले भी कुछ महीने पहले वीडियो बनाया था, आप टाइमलाइन पे देख सकते हैं इसका और डिटेल। 14 स्टेट हैं, 85 ज़िले हैं, 355 सीटें हैं और सबसे बड़ी बात ये बस से यात्रा होगी क्योंकि इतना शॉर्ट पीरियड में इतना डिस्टेंस कवर नहीं किया जा सकता। तो कुछ जगह ये बस से होगी, कुछ जगह ये पैदल होगी। हिंदी हार्टलैंड से गुजरेगी, उत्तर प्रदेश से गुजरेगी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, जहाँ सीधी फाइट है, स्ट्रेट फाइट है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। और सबसे बड़ी चीज़ ये वो ज़मीन है जहाँ से यात्रा गुजर रही है जो कांग्रेस की सबसे कमज़ोर ज़मीन। इसी कमज़ोर ज़मीन की वजह से मोदी ने 2 बार प्रधानमंत्री का सेहरा पहना है और तीसरी बार पहनने की तैयारी कर रहे हैं। अब दोस्तों 14 राज्यों से ये पूरी न्याय यात्रा गुजरेगी और 4 बड़े राज्य हैं। बंगाल 42 सीटों वाला इसी यात्रा में मिलेगा, 40 सीटों वाला बिहार, वो भी राहुल गांधी को इसी यात्रा में मिलेगा, 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश, 48 सीटों वाला महाराष्ट्र, जहाँ ये यात्रा ख़त्म हो रही है। और ये जो हिंदी हार्टलैंड है, जब मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये सबसे कमज़ोर ज़मीन है कांग्रेस की पिछले 10 सालों में। 355 सीटें हैं और जहां 160 सीटें 160 प्लस सीट्स पर कांग्रेस लड़ रही है, कांग्रेस लड़ेगी। और यही जो 160 प्लस सीटें हैं यही डिसाइसिव होने जा रही हैं। लेकिन जहां जहां बीजेपी और कांग्रेस की फाइट है, जहां जहां राहुल गांधी और मोदी की लड़ाई है, कांग्रेस बनाम भाजपा, वहीं सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है विपक्ष की। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ये जो 5 राज्य हैं जहां से ये यात्रा जाएगी, 105 सीटें, असम में 14, छत्तीसगढ़ में 11, मध्य प्रदेश में 29, राजस्थान में 25, गुजरात में 26। और इनमें इस 105 और ये जो 105 सीटें हैं, 105 सीट जहाँ डायरेक्ट फाइट है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, किसी भी साथी की जहाँ ज़रूरत नहीं इंडिया अलायंस के, वहाँ कांग्रेस का स्कोर बहुत ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। 105 में सिर्फ 6 सीटें कांग्रेस ने 2019 में जीती थी। यानी स्ट्राइक रेट आप कह सकते हैं कांग्रेस का 5% है और बीजेपी का 95%। यानी चुनाव में बीजेपी के जीतने की चांस 95% है, कांग्रेस की 5%। और कमोबेश यही हाल पूरे हिंदी हार्टलैंड में, जहाँ से यात्रा जाएगी या नहीं जाएगी। तो उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत, जहाँ पर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट साउथ इंडिया की तुलना में बहुत ही ख़राब है, वहीं से यात्रा गुजर रही है और वहीं पर कार्ड खेलने जा रहे हैं राहुल गांधी। 6-7 महीनों की ज़बरदस्त रिसर्च के बाद उसी पर मैं आ रहा हूँ। अब दोस्तों अगर आप ये हिंदी पट्टी देखेंगे, अगर ये आप मानचित्र देखेंगे, तो चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, या थोड़ा ऊपर अगर आप चले जाएं तो हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, या फिर आप थोड़ा पश्चिम में आए तो गुजरात। ये जो पूरी पट्टी है, नॉर्थ इंडिया कह लीजिए, नॉर्थ वेस्ट इंडिया कह लीजिए, या मध्य भारत, उत्तर भारत और पश्चिमी भारत के लिए, इस पूरे जगह में, इलाके में, जहाँ कई राज्य हैं जहाँ सीधी टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस की, यहीं पर सारा खेल मोदी जी खेल रहे हैं 2014 से। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बीजेपी का जो वोट शेयर है कहीं पर 56% है, कहीं 58% है, कहीं 60% क्रॉस कर रहा है। सवाल यह है कि जहाँ पर 60% वोट शेयर है 2 लोगों के बीच की फाइट में, तो उसको आप हराएंगे कैसे, उससे आप जीतेंगे कैसे अगर 60% वोट शेयर है या 58% वोट शेयर है। ज़्यादातर सीटों में यह हाल है। लेकिन कई सीटें हैं, कई ऐसी सीटें हैं छत्तीसगढ़ में या बाकी राज्यों में जहां पर बीजेपी का जो वोट शेयर है वो 52% है, 50% है, और कांग्रेस का 38% है, 40% है, 41% है। यहीं पर टीम राहुल गांधी की रिसर्च ने कमाल किया है। और जैसा कि मुझे
कुछ जानकारों ने बताया कि जो 40% यहाँ पर वोट शेयर है कांग्रेस का, 40% 41%, अगर उस वोट शेयर को थोड़ा मेहनत करके इंक्रीज किया जाए 7-8%, अगर 7-8% वोट बढ़ाए जाएं 7-8%, जो बहुत इम्पॉसिबल टारगेट नहीं है, तो बीजेपी को उन सीटों पे हराया जा सकता है। और कांग्रेस ने ऐसी कई सीटें हिंदी हार्टलैंड में आइडेंटिफाई की हैं जहां बीजेपी का जीत का अंतर कम है और जहां कांग्रेस को वोट शेयर बढ़ाने की या कांग्रेस के वोट शेयर बढ़ाने की गुंजाइश दिखती है। अब टीम राहुल गांधी का मानना है कि ये जो 40% जहां वोट शेयर है, इसको बढ़ाने के लिए 3-4 एरियाज पे फोकस करना पड़ेगा और ये वोट शेयर वाकई बढ़ाया जा सकता है। और उनको ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा तबका है, गरीब वोटर है, जहां कांग्रेस पैठ बना रही, जहां राहुल गांधी की आप इमेज है वो क्लिक कर रही है, कांग्रेस की पॉलिसीज क्लिक कर रखी हैं और शायद इसी वजह से हिमाचल कांग्रेस जीत पाई। या जो वोट शेयर छत्तीसगढ़ में है या राजस्थान में आज भी 40% के आसपास, वो सिर्फ इसीलिए है कि एक बहुत बड़ा तबका गरीबों का आज भी कांग्रेस के साथ है। तो एक फोकस ये है कि अगर गरीब वोटरों को थोड़ा और उनसे और ज़्यादा उनको अप्रोच किया जाए तो ये परसेंटेज बढ़ सकती है। कहीं कहीं जातीय समीकरण है जहां जातीय समीकरण के जरिए वोट शेयर बढ़ सकता है और उनको भी आइडेंटिफाई किया गया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो महंगाई से, मोदी की नीतियों से परेशान हैं, पॉलिसी से परेशान हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं कांग्रेस अप्रोच कर रही है और बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से कर रही है। एक बड़ा तबका बेरोज़गारों का है, यूथ का है, और वो भी कहीं ना कहीं हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2, 3, 4% है, कहीं कहीं वो 4% से भी ज़्यादा। जैसे हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा जीत का कारण कांग्रेस का जो था, मोदी जी को मोदी के गढ़ में हराना हिमाचल प्रदेश में, उसका सबसे बड़ा फैक्टर ओल्ड पेंशन स्कीम ही नहीं थी, एक बड़ा फैक्टर बेरोज़गार युवा था। तो बेरोज़गार युवाओं को टारगेट करने की कोशिश है। वो लोग जो मोदी की पॉलिसी से परेशान हैं, वो लोग जो जातीय समीकरण के आधार पर कैंडिडेट की आप कह सकते हैं उम्मीदवारी से उनको अपनी तरफ लाया जा सकता है। ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो कांग्रेस मेहनत कर रही है और उसे उम्मीद है कि बहुत सी ऐसी सीटों पर, ये जो 160 सीटों पे जहां कांग्रेस लड़ेगी यहाँ पर, वहाँ ये फैक्टर्स काम कर सकते हैं और 7-8% वोट बढ़ाया जा सकता है। और मैं उसको आपको अभी और क्लियर करने जा रहा हूँ, तस्वीर और साफ करने जा रहा हूँ आपके आगे। अब दोस्तों मिसाल के तौर पर आप छत्तीसगढ़ का मामला देखिए। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें, पिछली बार मोदी जी ने 9 सीटें जीती थीं, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। यहाँ पर 2019 में जो बीजेपी का वोट शेयर था वो 50% के आसपास था, 50% के आसपास था, और कांग्रेस का जो वोट शेयर था वो 40% था, 40.91%। अब अगर कांग्रेस का वोट 6-7% बढ़ता है या 7% तक जाता है, तो अगर कांग्रेस 46% या 47% जाती है तो सीधे सीधे नुकसान बीजेपी का होगा। बीजेपी का वोट शेयर नीचे आएगा, कांग्रेस का ऊपर आएगा, और ये 5-6% की मार्जिन में खेल हो जाएगा। अब जैसे छत्तीसगढ़ में पिछली बार कांग्रेस ने कोरबा सीट जीती थी, बस्तर सीट जीती थी, लेकिन कई सीटें ऐसी थीं बहुत कम अंतर से हारी। थोड़ी सी भी मेहनत हुई होती, थोड़ा सा भी वोट शेयर बढ़ा होता, जैसे मिसाल के तौर पर कंकर सीट आप देखिए, तकरीबन 7,000 वोट के अंतर से जो है ये सीट कांग्रेस के हाथ से निकल गई। इसी तरह से एक बहुत स्मॉल मार्जिन से 2-3 सीटें, तकरीबन 4 सीटें ऐसी हैं जिसमें रायगढ़ है, जिसमें महासमुंद है। इन सीटों पर अगर मेहनत होती, थोड़ा सा वोट परसेंटेज बढ़ाया जाता, थोड़ा सा इंक्रीज किया जाता, तो कांग्रेस पिछली बार 11 में से 2 की जगह 6 सीटें भी ला सकती थी, 6, और वहां पर बीजेपी जो 9 सीटें बीजेपी के पास वो 5 हो सकता था स्कोर, तो 2 से 6 कांग्रेस हो सकती थी और बीजेपी 9 से 5। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन लब्बो लुआब ये है, मोटा मोटी बात यह है कि अगर 6 से 7% बहुत सी सीटों पर जहां अंतर कम है, 6 से 7% वोट कांग्रेस ने बढ़ाया, तो उलटफेर फिर मुमकिन है, उलटफेर हो सकता है। और उलटफेर अगर हुआ 30-40 सीटों पर, तो मोदी जी के लिए मुसीबत ही मुसीबत है।
अब दोस्तों, मैं इंडिया अलायंस की फ़िलहाल बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन स्टेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर बीजेपी बहुत वीक है, एक कमज़ोर ज़मीन पर है। जैसे इस बार महाराष्ट्र, जहाँ बीजेपी के साथ ही छूट गए, उद्धव ठाकरे उनके साथ अब नहीं है, शिवसेना में फाड़ हो चुका है, और कई इलेक्शंस, बाई इलेक्शंस बीजेपी लगातार हारी है महाराष्ट्र। तो मैं महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा जहाँ 48 सीटें, मैं पश्चिम बंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ 42 सीटें, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ नीतीश जा चुके हैं बीजेपी की फोल्ड से, जहाँ 40 सीटें, मैं कर्नाटक की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ बीजेपी अभी चुनाव हारी है विधानसभा का, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात उत्तर भारत की कर रहा हूँ जहाँ डायरेक्ट फाइट बीजेपी और कांग्रेस में है, और जहाँ कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत कम है। यानी कांग्रेस की बुरी हार की वजह से ही मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिला। अगर इस हिंदी हार्टलैंड में 5-6% वोट बढ़ाकर 7%, 5% अगर वोट शेयर बढ़ाया जाता है, जिन सीटों में हार जीत का अंतर कम है बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में, तो 30-40 ऐसी सीटें हैं, 30 to 40 सीट्स ऐसी हैं जहां खेल हो सकता है, यहाँ नतीजे बदल सकते हैं, यहाँ बीजेपी को झटका लग सकता है। और अगर ये झटका लगा, अगर तैयारी ठीक है, राहुल गांधी इस यात्रा में पूरी तरह से फोकस करते हैं, एक पूरा प्लान लेके चलते हैं और उनका काडर उसी प्लान को एग्जीक्यूट करता है, तो ये मुमकिन है, ये अचीवेबल है। और अगर ये 40 सीटें कम होती हैं और मान लीजिए मोदी जी फिर से 300 सीट ला रहे हैं, तो ये टैली जो है 300 से घटकर 260 पे आ सकती है। ये काम सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। और इसमें अगर ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, स्टालिन, वो भी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, डीके शिव कुमार कर्नाटक और तेलंगाना में अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस की जोड़ी महाविकास अघाड़ी को आगे ले जाती है, नीतीश कुमार और लालू में कोई दरार नहीं पड़ती, ममता बनर्जी पीक परफॉर्मेंस देती है, तो हो सकता है 40 की जगह 60 सीट हो जाए। तब मोदी जी 300 से सीधे 240 पे आ सकते हैं, बहुमत के बहुत नीचे खेल हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जो प्लान है, जो अचीवेबल है, इसको टीम राहुल गांधी अपने काडर के साथ, उम्मीदवारों के साथ, स्टेट यूनिट्स के साथ, डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स के साथ मिलकर इसको परफेक्टली एग्जीक्यूट करती है और ये 30-40 सीटें मोदी जी के झोली से राहुल गांधी छीन लेते हैं हिंदी पट्टी में, तो फिर नतीजे वाकई चौंकाने वाले आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगले महीने 22 जनवरी को मोदी जी उद्घाटन करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे राम मंदिर की अयोध्या में 22 जनवरी को, और 14 जनवरी को राहुल गांधी न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। तो जनवरी का महीना बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, तो ज़रूर करिए। दोस्तों से भी कहिए, आपके हौसले की हमेशा ज़रूरत रहती है, उसी हौसले से आवाज़ है। तो आप दोस्तों से भी कहिए, खुद भी आप सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है, और ये जो बेल आइकॉन है इसको क्लिक करिए, आपको जो वीडियो है वो सबसे पहले मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा। तो ये आज का वीडियो था। आपके कमेंट्स की हमेशा मैं प्रतीक्षा करता हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।